नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। यूं तो सबको पता है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा सीधा है, लेकिन इसे ट्विस्ट देने की कोशिश जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो लगातार सबको निशाने पर ले रहे हैं। शिक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का असली विकल्प परंपरागत पार्टियां नहीं, बल्कि नई नवेली जन स्वराज पार्टी है, जो बिहार को बदलने का दम रखती है। आगे भी बहुत सारी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बिहार जा किस ओर रहा है। बिहार जिस ओर जा रहा है उसके पहले जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने कई लोगों पर आरोप लगाकर बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगा दिया है सम्राट चौधरी पर। प्रशांत किशोर ने आरोप अशोक चौधरी पर लगा दिया है और उनकी बेटी शांभवी पर लगा दिया है। ये आरोप भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक बार इस रिपोर्ट को गौर से देख लीजिए। लाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले एक साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले एक साल में 100 करोड़ का ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है। जाहिर है जिन पर आरोप लग रहे उन्हें ये मंजूर नहीं हो सकता। उल्टे वो खुद ही प्रशांत किशोर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चुनावी मौसम में इन आरोपों की मंशा के पीछे सियासत से ज्यादा किसी और जरूरत को वो वजह नहीं मानते। देखिए, नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले।
और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। देखिए हमको लगता है कि राजनीति में और स्पेशली जब चुनाव आता है तब आरोप और प्रत्यारोप हर समय हर किसी पे लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसको लोग एज अ टूल यूज करते हैं मीडिया में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। ऐसे में हमने जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये जरूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। प्रशांत किशोर पूरी ताकत इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे कराया। हम लोगों के बीच गए, हम जनता के बीच गए, वहां पर जाकर कई लोगों से हमने सवाल पूछे और लोगों से उनकी राय को जानने की कोशिश की। जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल था कि क्या सत्तासीन नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को जांच करना चाहिए। 85% लोग, 85% लोगों ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है उस पर सम्राट चौधरी के खिलाफ जांच करनी चाहिए सरकार। 13% लोगों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि बिहार की सियासत में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की प्रशांत किशोर की कोशिश को आप कैसे देखते हैं। 23% लोगों ने कहा जन स्वराज को बड़ी जीत की संभावना है। 51% लोगों ने कहा बिहार का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है और 26% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का तीसरा और एक और सवाल हमने पूछा, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खुलासे से किस सियासी गठबंधन को फायदा हो सकता है। 35% लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर के जितने भी खुलासे हो रहे हैं उससे एनडीए, 35% एनडीए को फायदा हो सकता है। 25% लोग एमजीबी यानी कि महागठबंधन की बात कर रहे थे और 14% लोग अन्य दलों की बात कर रहे थे। 26% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे रत्नेश कुशवाहा जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, इसके साथ साथ जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता विवेक कुमार भी मेरे साथ मौजूद होंगे। दोनों से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विवेक कुमार जी के पास चलते हैं क्योंकि आरोप उन्होंने ही लगाए हैं, उनकी पार्टी ने लगाए हैं, उनके नेता ने लगाए हैं। विवेक जी, किसी को नहीं छोड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आरोप लगा दिए अनदेखी के, अमित शाह के ऊपर आरोप लगा दिए घुसपैठ के, सम्राट चौधरी के ऊपर आपराधिक छवि के आरोप लगा दिए, हत्याकांड के आरोप लगा दिए, तमाम तरह के आरोप लगा दिए और अशोक चौधरी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। छोड़ा चिराग पासवान को भी नहीं है और नीतीश कुमार को भी नहीं है। लेकिन जो आरोप आपने लगाए, कोई आपको लीगल नोटिस की धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है कि उनके पास तो कोई काम बचा नहीं है, खोजी पत्रकार के तौर पर आ गए हैं, ये तमाम आरोपों के बीच आप क्या कहेंगे। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, और मैं बस एक ही बात इसमें आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि इसमें से कोई आरोप नहीं है,
बिहार में ये वाटरशेड मोमेंट है, वाटरशेड। आप इस मेरी बात को आप एकदम नोट कर लीजिएगा। बिहार की राजनीति में ये ऐतिहासिक क्षण है कि पिछले 30-40 साल में किसी ने तो मतलब हिम्मत दिखाई कि भाई भ्रष्टाचार को बिहार की राजनीति में मुद्दा बनाओ। नहीं तो ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे दोनों कांग्रेस, राजद, भाजपा, एनडीए और जितने घटक दल हैं, ये सब कहीं ना कहीं मिलकर बिहार की जनता का शोषण किए हैं, बिहार में भ्रष्टाचार किए हैं, बिहार के बच्चों को लूटे हैं। तभी तो 1990 में भी बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य था और 2025 में भी बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज और प्रशांत जी के आने से एक बात तो तय हुआ है कि बिहार में जो नेता है उनके अंदर भ्रष्टाचार का डर बैठ गया है। अब आप पर आते हैं, आपके सवाल पर आते हैं कि भाई ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप कहां लगा रहे हैं? आरोप तो तब होता जब तथ्य के बगैर लगाते। क्या ये आरोप है कि भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो माइनॉरिटी नहीं है, वो उस कॉलेज के आज मालिक हैं जिसमें कभी वो क्लर्क थे, उसको उन्होंने हथिया लिया? क्या ये आरोप है? क्या ये आरोप है कि सम्राट मौर्य उर्फ मुरेठा चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो 1995 में 15 साल के थे और 2020 में 51 साल के हो गए हैं? ये तो उनके हलफनामा में है। क्या ये आरोप है? क्या ये आरोप है कि अशोक चौधरी, बिहार का बच्चा 100 रुपया नहीं कमा रहा है, 8 करोड़ बिहार के लोग 100 रुपये नहीं कमा रहे हैं, दूसरे राज्य में 12,000 15,000 के लिए जाकर अपना हड्डी गला रहे हैं, उस राज्य में एक यहाँ का मंत्री विधायक 200 करोड़ का जमीन ऐसे खरीद रहा है जैसे आप दुकान से चॉकलेट खरीदते हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप इसका ब्यौरा दो, आप बताओ आकर कि ये जमीन कैसे खरीदी, तो वो बता रहे हैं कि भैया 100 करोड़ का मानहानि लगा दिया है हमारे ऊपर। भाई आप आकर तथ्य दोगे ना, तो क्या ये आरोप है? क्या ये आरोप है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जब कोविड में बिहार का बच्चा दर बदर भटक रहा था, वैक्सीन के लिए मर रहा था, आने के लिए उनके पास खर्चा नहीं था, ट्रेन में जगह नहीं थी, पैदल चलकर जब आ रहा था, तब ये आदमी करोड़ों रुपए का घर खरीद रहा है दिल्ली में? कौन सा पंकज जी इसमें आरोप है, ये बता दें आप। और अगर ये आरोप है तो बिहार की जनता इनको अभी 1 महीने बाद बिहार की जनता की अदालत बता देगी कि इसमें से कोई भी आरोप नहीं है। बिहार की राजनीति में क्या किसी के पास इतना मजाल है पंकज जी कि वो आकर बताए कि भैया मैं अपना 240 करोड़ रुपया लगा रहा हूं, उसमें 50 करोड़ टैक्स दे रहा हूं? मैं तो ये सुन रहा हूं पंकज जी, जिसको सुनकर मैं हैरान हूं कि लोग कह रहे हैं कि भाई 50 करोड़ टैक्स कौन देता है बिहार में? बिहार में तो एक लॉबी चलती है टैक्स चुराने की। हमारे और आपके जैसे लोग अगर 5 लाख कमाते हैं और 8 लाख की संपत्ति ले लें तो इनकम टैक्स नोटिस पे भेजकर पानी पिला देगी। और एक मंत्री विधायक वो बताए भाई कि आपने ऐसा क्या किया, कहां से पैसा लूटा, या क्या आपके ऑल्टरनेटिव व्यवसाय है, वैकल्पिक काम आप कर रहे हैं जिससे आप 200 करोड़ का संपत्ति ले रहे हैं। और 200 करोड़ नहीं, अभी प्रशांत जी ने आज खुलासा किया कि जो 20,000 का टेंडर इन्होंने दिया है उसमें 5% कमीशन ये ले रहे हैं और उसी का 0.5% कमीशन लेते हुए जब वापस लौट रहे थे लोग तो उनको पकड़ा गया है और उस पैसों को जलाया गया है। तो ये आकर बताएं तो अब आप देख सकते हैं। एक क्रिकेट का एनालॉजी लूंगा मैं। क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर आपको जानना है कि कौन सी टीम हार रही है तो आप देखें डिफेंसिव कौन खेल रहा है। ये लोग तो अभी से डिफेंसिव हो गए पंकज जी। आज उनका मैंने सुना अशोक जी बता रहे हैं कि अब लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। वो तो हार मान लिए हैं और जनता की अदालत में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? ये तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। ये तो सब बैकडोर एंट्री है। सम्राट चौधरी आकर बोल रहे हैं कि भैया ये खोजी पत्रकार हैं। भाई आप ये ना बताओ कि क्या उसमें कोई भी लगाया हुआ बात गलत है? नहीं, आपकी जो तमाम सारी बातें हैं मुझे नहीं पता कि वो सही हैं गलत हैं, लेकिन आपने जितनी भी बातें कही हैं हो सकता वो सही हो, लेकिन एक बात तो दावे के साथ मैं कह रहा हूं जो कि आप गलत बोल रहे हैं। मेरा नाम पंकज नहीं है, मेरा नाम मनोज मनु है। ये गलत। मनोज जी माफी चाहता हूं। मनोज जी माफी कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। रत्नेश कुशवाहा जी, बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त विवेक जी ने दी है और इस फहरिस्त के जरिए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहली बार है कि बिहार में कोई निडर होकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दे दीजिए। आप नोटिस भेज रहे हैं।
मनोज जी, जिस तरीके से इन्होंने आपका नाम गलत बताया, उसी तरह के प्रशांत किशोर भी सनसनी ही बनाने के लिए ये है। उनको राजनीति में बने रहने के लिए, और प्रशांत किशोर की चर्चा सिर्फ इसीलिए है कि वो इस तरह के सनसनीखेज आरोप लगाने के लिए जान रहे हैं। आज उन्होंने आरोप क्या लगाया कि 1995 में 6 लोगों की मुंगेर के तारापुर के उपचुनाव में हत्या हुई। उस हत्या में 7 लोग, उसमें सम्राट चौधरी जी अभियुक्त बने उस चुनाव। ये एक आधा पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष बताते हुए उनको माने खुजली हो रही है, या फिर बिहार में चूंकि बाहर देश दुनिया घूमते हैं इसलिए उनको पता नहीं है। उसमें दूसरा पक्ष ये है कि उस मुकदमे में, झूठे मुकदमे के लिए उस समय के मानव अधिकार आयोग, भारत की जो मानव अधिकार आयोग के कमीशन है, उसने कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेके उस समय की तत्कालीन लालू प्रसाद यादव जी की सरकार को निर्देशित किया कि जिस तरीके से शकुनी चौधरी जी और उनके परिवारजनों को फंसाया गया है, उसके लिए मुआवजा देने का काम और बाकी सारे लोगों को बाइज्जत बरी होने का काम किया गया है। ये पक्ष वो नहीं बताएंगे, चूंकि उनको आधा सत्य बताना है। वो झूठ बोलने के माहिर हो चुके हैं। वो ये आज एक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, हमारे मित्र ने जो जनसुराज के प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि वो 98 करोड़ रुपया तो चंदा दे रहे हैं जनसुराज को, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं बता रहे कि वो 98 करोड़ रुपया इसलिए दे रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी को जितना भी चंदा दिया जाता है वो टोटल का टोटल टैक्स फ्री होता है, उसका टैक्स में डिडक्शन होता है। ये टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। 12 करोड़ रुपया इनको नवयुगा कंपनी 2 घंटा के कंसल्टेंसी के लिए दे रहा है। अरे कंसल्टेंसी के लिए नहीं, दलाली के लिए दे रहा है। दलाली तेलंगाना की सरकार में कर रहे हैं, दलाली ममता बनर्जी की सरकार में कर रहे हैं, और उस दलाली के चलते इनको बैठे बैठे फोन पे कंसल्टेंसी का 2 घंटे में 12 करोड़ रुपया दे देगा। मनोज जी, आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी ध्यान होगा। और कैसे लोगों के साथ ये बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो हमारे ही सांसद होते थे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू सिंह, उनका टिकट काट दिया तो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। सहरसा के किशोर कुमार मुन्ना, उनका टिकट काट दिया तो उसको अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल एडवाइजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल से एक नेता जिसके ऊपर अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगा हुआ रामबली चंद्रवंशी, उसके अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता बनाए हुए हैं। हमारी पार्टी से सुधीर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया तो उसको अपने यहाँ के पॉलिटिकल एडवाइजर, इन लोगों के माध्यम से इनका बदलाव होगा क्या? जिसके माध्यम से राजनीति के छठुआ लोगों को अपने पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे, उसके माध्यम से राजनीतिक सुचिता की बड़ा सवाल है विवेक जी। आप राजनीति में सुचिता लाना चाहते हैं, राजनीति के चाल चरित्र और चेहरे को बदलना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों का नाम रत्नेश जी बता रहे हैं उन लोगों को आपने अपनी पार्टी में ले लिया, तो फर्क तो एक ही है, बात अंतर तो कोई हुआ नहीं है। रोटी को आप इधर से भी पलट लीजिए, उधर से भी पलट लीजिए, दिख तो एक ही जैसी रही है। कैसे परिवर्तन लाएंगे? नहीं मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले देखिए कि ये जो रत्नेश जी हैं इनका रिसर्च कितना हाफ बेक्ड है। भाई पहले ये जवाब दें कि अगर हम और आप अगर गलत डिग्री में पकड़ा जाए मनोज जी, तो हम लोग को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। इनसे पूछिए कि क्या इनके उप मुख्यमंत्री 7वीं पास किए हैं कि 10वीं पास किए हैं, इनसे इसके बाद पूछिएगा। और अगर 10वीं पास रुक जाइए अरे रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए। रत्नेश जी पहले इसका जवाब दे दीजिए जिसका ये सवाल पूछ रहे हैं, फिर आगे बढ़ लेंगे। मनोज जी पहले तो अरे भाई धैर्य रखिए ना भाई, काहे बेचैन हो रहे हैं? मेरा भाई जब मुख्यमंत्री मर्डर एक्यूज होता है ना और 10वीं पास नहीं होता है तो कलेजा फटता है। अरे विवेक जी जानकारी ही नहीं है, उप मुख्यमंत्री मर्डर एक्यूज नहीं, मर्डर से एक्विटल है। इतना जानकारी पढ़िए ना। एक्विटल शब्द का अर्थ मालूम है कि नहीं मालूम है? एक्विटल का मतलब है कि बाइज्जत बरी है वो। कागज दिखा दीजिए ना, आपकी पार्टी तो कागज मानने में एक्सपर्ट है, कागज दिखा दीजिए। अरे भाई तो आप ही कागज दिखा दीजिए ना, आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कागज दिखा दीजिए ना, पार्टी मांगने में कागज एक्सपर्ट है, कागजवा दिखा दीजिए ना जरा। अरे इतना 10वां का कागजवा दिखा दीजिए ना रत्नेश जी। अरे 10वां पास किया है उप मुख्यमंत्री, अरे 10वां पास किया है। अरे चलिए अपना ही दिखा दीजिए। अरे 10वां पास किया है, 10वां पास किया है भाई। अरे 10वां पास किया है, किशोर है, 10वां पास किया है भाई। राजनीतिक दलाल है, दलालों को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं है, हम दलालों को अकाउंटेबल नहीं है। जी दलालों को जवाब देने के लिए नाम क्या, यही बता दो।
अरे राकेश दलालों को सम्राट मौर्य है कि सम्राट चौधरी है, किस नाम से जाने जाते हैं? सम्राट चौधरी नहीं समझ में आ रहा है, सम्राट चौधरी है और जानकारी नहीं है तो एफिडेविट से नाम दिखा दो ना भाई। अरे बहुत लोग पता चलेगा, सब जानकारी दे देंगे। दिखा दो ना, आप लोग चल रहे हैं ना। ये वो संजय जायसवाल नोटिस दिया तो औकात में आ गया है ना नेता। एक संजय जायसवाल पे औकात में है ना। अभी पहला बार डिबेट पे आप छटपटाना शुरू हो गया ना आप लोगों को। अरे धैर्य से सुनना सुनिए, धैर्य से सुनना सुनिए। गरीब राज्य बना दिए हो इतना। सीखिए नहीं तो रामबली चंद्रवंशी किसी दिन मिल गए तो फिर इधर उधर हाथ लगा देंगे। किए जा रहे। अरे 10वीं पास किया है तुम्हारा, ऊपर 10वीं पास किया। कौन लोग को बुला लेते हैं मनोज जी? कौन इडियट लोग को बुला लेते हैं? तुम ताम पे आ गया मनोज जी, कौन लोगों को बुला लेते हैं? दिखाओ भाई। इस तरह के इडियट लोग को क्यों बनाते हैं तुम ताम वाले को? इन लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है, जाहिल लोग कहीं का। कहां से इन लोग जाहिल लोग को बुला लिए हैं? जिसके नेता 10वीं पास नहीं किए हमको ज्ञान देगा जाहिल बनने का? करके आया है। अरे भाई जिसके नेता 10वीं पास नहीं किए हैं, 10वीं पास किए हो भाई, 10वीं पास किए हो, दिखाओ कागज। तुम्हारा नेता क्या पास किया? सर्टिफिकेट दिखाओगे? दिखाओ अब तक सर्टिफिकेट कहाँ है? अरे दिखा दो ना। मैं दावे के साथ आज सामने इंडियन टीवी पे कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहे हो? कहाँ लेके भाग गए हो? अरे कहाँ भाग गए हो? और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दिख गया है कि ये लोग वही बीजेपी के नेता को ले जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिए हो। अरे कोई मिला नहीं, उसी बीजेपी का कागज लेके आइए, नेता को अपना अध्यक्ष बना लियो। कहीं और से कागज लेके आइए। नहीं लेकिन विवेक जी ठीक है। रत्नेश जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। रत्नेश जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। विवेक जी, रत्नेश जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। विवेक जी, जिस बात का ये आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोगों के नाम ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब आप देखिए किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, किसे कैंडिडेट बना रहे हैं, जिनके ऊपर यौनाचार का आरोप लगे वो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ये वही राजनीतिक पार्टी से निकले हुए लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अपराध के आरोप हैं, यौनाचार के आरोप हैं, और आपकी राजनीतिक पार्टी ने उन्हें संरक्षण दे दिया, प्रशांत किशोर ने उन्हें संरक्षण दे दिया। अब कैसे चीजें बदलेंगी बिहार की? मनोज जी आपने अच्छा सवाल किया और अच्छा किया कि आपने थोड़ा सा डिबेट को रोका, नहीं तो ये तो एकदम अनर्गल बातें चल रही थी। मैं आपके माध्यम से मनोज जी एक सवाल जनता को पूछना चाहता हूं कि भाई प्रशांत जी ने जो बातें रखा है, ये क्या सम्राट उर्फ मुरेठा चौधरी उर्फ राकेश मौर्य ने पब्लिकली कहा है कि अगर कोई एक आदमी आधे घंटे भी जेल में रहेगा तो उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए? मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो ये आदमी अगर जेल में रहा है और इन्होंने अगर गलत डिग्री दिया है तो इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इनको अपने पद से हटाना चाहिए। दूसरी बात, जो आपके प्रवक्ता साथी आए हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पार्टी में चोर लोग हैं। तो भाई आपकी सरकार है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? प्रशांत जी तो और जनसुराज किसी पद में है नहीं, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बिहार में विपक्ष ही नहीं है। बिहार में तो विपक्ष ही नहीं है, इसीलिए बिहार का यह दुर्भाग्य है। अगर इनको लग रहा है कि कोई चोर है, कोई बदमाश है, कोई गलत काम किया है, तो भाई सरकार आपकी, ईडी सीबीआई आपके पास है, आप न्यूज चैनल पे क्यों आरोप लगा रहे हैं मनोज जी? इनको तो इनके पास पूरे संसाधन, ये गिरफ्तार कर ले आकर। असल में ये डेट ऑफ बर्थ को राकेश जी, रत्नेश जी, डेट ऑफ बर्थ को इसलिए मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि 1995 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में नाबालिग होने का दावा किया गया था। वो तथ्य दिए थे, प्रमाण दिए गए थे, तो नाबालिग हो गए तो आप बरी हो गए। और उसी बात का जिक्र विवेक जी की पार्टी कर रही है कि आपने गलत हलफनामा दिया था, तो वो सही था कि अभी सही है, ये बता दीजिए। 2020 में ये बोल रहे हैं 51 साल के हैं, तो क्या इनका जन्म 81 में हुआ है कि 1969 में हुआ? ये बता दें, या कोई टाइम मशीन इनके पास है, या कोई अवतार है ये, तो वो बता दें। बस इसका जवाब बोलते रहना है। देखिए उनको इतना ज्ञान है कि लगातार वो बोले जा रहे हैं। सुन लेते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा बस रत्नेश जी को। हाँ, रत्नेश जी को सुन लेते। रत्नेश जी, मनोज जी, पहली बात कि जो ये बात है कि सीजीएम के यहाँ उनको नाबालिग के रूप में सर्टिफिकेट उस समय का लगा है, जैसा इनका नेता आरोप लगाते हैं, तो क्या कोई आदमी नाबालिग हो जाने से बड़ी नहीं होता है? पहली बात मैं ये तथ्य सही कर देता हूं। नाबालिग होने से कोर्ट में, जो न्यायालय में जो निर्णय का विवेचना होगा,
अगर कोई व्यक्ति अगर नाबालिग है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसका ट्रायल चलेगा, और जो एडल्ट होगा 18 साल से ऊपर होगा उसका सामान्य जो कोर्ट है सिविल कोर्ट, उसमें न्यायालय होगा। आरोप आपको सिद्ध होने पर दोनों के जगहों पर आपको सजा होगा। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी होगा उसमें सजा का जो मैग्नीट्यूड है, सजा का जो मापदंड है वो कम है, लेकिन सजा आपको वहां भी होना है। तो उसके चलते कोई बड़ी नहीं हो सकता है, उसके चलते आपको सिर्फ इतना हो सकता है कि आपका जो ट्रायल कंडक्ट होगा वो ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगा। और मैंने बताया कि उस मुकदमे से सरकार के द्वारा ही ह्यूमन राइट कमीशन के इंटरवेंशन के बाद इनका नाम बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो इसीलिए ये जुवेनाइल होने के चलते उनको कोई माने बरी कर दिया गया, यह पूरा तथ्य गलत है। जहां तक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इनका कहना है कि इनके जो नेता हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई, अरे हम लोगों ने तो पार्टी से निकाल दिया भाई, हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया, आप उनको बना लिया। और ये क्यों नहीं बताते कि जो पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने घोषणा की उसके 2 साल पहले वो शिशिर मिश्रा के नाम पे रजिस्टर्ड था, और फिर यहाँ बिहार में आके लोगों के सामने वो पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। क्यों और किन परिस्थिति में लॉन्च कर रहे हैं बताते नहीं है। साथ ही साथ वो कई कागज दूसरे से मांगते हैं। आपको मैं सौरभ द्विवेदी का इंटरव्यू है मनोज जी लल्लन टॉप में, सौरभ द्विवेदी जी इनसे सवाल पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर जी से कि आपकी डिग्री कहाँ है, तो कहे कि हर 2 साल के बाद हम चेंज कर लेते थे यूनिवर्सिटी। तो उनसे पूछा गया कि तो आज इस मेरे चैनल पे बता दीजिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये कहते हैं कि ये सवाल बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो उनके लिए जो सवाल महत्वपूर्ण नहीं है वो दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका जवाब विवेक जी, इसका जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप अपनी डिग्री नहीं बता रहे तो हम अपनी डिग्री क्यों बताएं? बहुत बढ़िया मनोज भाई, देखिए कितना बढ़िया से विरोधाभास में फंस गए। पहले 2 बात समझिए, देखिए आपके चैनल पे फंस गए आज लाइव, अब इनको हमको बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ। ये बता रहे हैं कि लालू जी के अगेंस्ट इन्होंने ह्यूमन राइट का की वो किया, फिर ये उसी लालू जी के सरकार में 98 में मंत्री कैसे बन गए, ये पहली बात। दूसरा, इन्होंने मान लिया कि नाबालिग होने के कारण उनको छोड़ा गया या जो भी किया गया जुवेनाइल कोर्ट में, तो फिर ये 2020 में 51 साल के कैसे हो गए। तीसरा, भाई हम लोग कहां बोल रहे हैं कि इनके पास डिग्री क्या है, हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई डी लिटरेचर करने के लिए जो बता रहे हैं, ये इनको लिटरेचर में इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, उसके लिए आपको 10वीं और 12वीं पास करनी होती है। प्रशांत जी यूनाइटेड नेशन में काम किए हुए हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि जब ये हलफनामे में बताते हैं कि ये 7वीं पास नहीं और 10वीं में फेल हो गए थे, ये कभी प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन में अगर काम किए होंगे उसका सबूत दिखा दे। यूनाइटेड नेशन में प्रशांत किशोर ने कभी काम नहीं किया है, मैं दावे भिजवा देंगे इनको सबूत भिजवा देंगे। एक एनजीओ में जाकर वो काम किए हैं, एक नाबालिग और यूएनओ में कभी काम नहीं किए। मैं 51 साल का कैसे हो गया, ये फंस गए। वो कह रहे, वो रत्नेश कुशवाहा कह रहे हैं, रत्नेश कुशवाहा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने यूनाइटेड नेशन में कभी काम नहीं किया, अगर किया हो तो सबूत दिखा दे, मैं गारंटी देता हूं। मैं आपको बिल्कुल सबूत दे देंगे यूनाइटेड नेशन में काम किया कि नहीं किया, लेकिन अभी ये जो फंस गए हैं लाइव टीवी में, पे किया बता दीजिए। लाइव टीवी में फंस गए हैं कि भाई नाबालिग जो था 1995 में किस पद पे किया भाई बता दीजिए, कैसे हो गया भाई, अरे बता दीजिए। ही नहीं रहे, यूनाइटेड नेशन बताइए। जो नाबालिग था, मर्डर एक्यूज था, फ्रॉड से हो रहा है। 2020 में 51 साल का कैसे हो गया, और इनका नाम पहले अपना डिग्री लेके आइए तब दूसरे से पूछिए। आपके उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, राकेश है, सम्राट मौर्य है या सम्राट चौधरी है, ये बता दो भाई। चौधरी है, पूर्व में नाम था, नाम बदल दिया, गजट में प्रकाशित बदलता है। जो अपराधी होता है, गुंडा होता है, शाकाल, मोकैम्बो, इतनी बार नाम क्यों बदल रहे हैं भाई, नाम क्यों बदल रहे हैं? रत्नेश जी बता, आप नाम नहीं बदले अपना, आप तो एक बार नाम नहीं बदले, आपका तो इतना बढ़िया नाम है। शाकाल मोकैम्बो नहीं होता, आपको कहा ना, आप लोग को जानकारी कम है भाई। विवेक जी, आप लोग को जानकारी कम है, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दे बस एक सेंटेंस और मैं वॉकआउट कर जाऊंगा डिबेट से कि भाई जो नाबालिग आदमी उपेंद्र कुशवाहा जी का पहले क्या नाम था? विवेक जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या नाम था? विवेक जी, और जानकारी जानिए ना भाई, क्वेश्चन पूछ रहे सुन तो लीजिए। उपेंद्र जी का पहले सर्टिफिकेट में नाम था उपेंद्र टाइम मशीन लिया जिसमें नाबालिग से 51 साल का हो गया,
बिहार के बच्चे का पेपर लीक होता है, बिहार के बच्चे बेरोजगार हैं, हैं, बिहार भाई के ट्रेन खाने का पैसा नहीं है, बिहार के बच्चे पलायन में नंबर 1 है, और आप लोग यहाँ पर 7वीं फेल और 8वीं फेल उप मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा भाई। अब बिहार की राष्ट्रीय जनता अध्यक्ष का कितना बेटा पास राजा है? बनेगा। अरे भाई जवाब नहीं दीजिएगा। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया, कितना पास है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका ग्रेजुएट है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका ग्रेजुएट है? बिहार पलायन में आपका ग्रेजुएट है? जवाब दीजिए ना, कोई जवाब नहीं दीजिएगा। आपका नेता का डिग्री नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिग्री नहीं, बिहार शिक्षा में नेता का सबसे कुछ भी नहीं। स्थान पर है कि नहीं है? क्या बिहार में हर दूसरा बच्चा कुपोषित है कि नहीं है? क्या बिहार के बच्चे विचार के लिए जाकर गाली कारखाने लग रहे हैं? वहां पर एक इसी की दलाली करने के लिए प्रशांत किशोर आया है। राज का उप मुख्यमंत्री अब राजा का बेटा राजा नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर नहीं बनेगा, बेचने नहीं वाला आदमी नहीं बनेगा, चोर नहीं बनेगा, डाकू गुंडा नहीं बनेगा, बिहार का बच्चा राजा बनेगा, बिहार का गरीब बच्चा राजा बनेगा। क्या बिहार पलायन में नंबर 1 है? पप्पू सिंह, रत्नेश जी, पप्पू सिंह बिहार का गरीब बच्चा है। पॉवर्टी बता दो मेरे भाई, राजनीति में गरीब बच्चा को पकड़ के लाए हैं। पैसा किशोर है, पैसा किशोर का, पैसा बिहार की जनता की बात कर लो यार। बिहार की जनता की बात करो, यही सब काम फर्जी बना करके मर्डर करके इन लोगों को पकड़ के ले आए मनोज जी। चलिए, हमने कुछ और सवाल पूछे, जरा वो 2 सवाल और ले लें जो हमने लोगों से पूछे। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? 72% लोगों ने कहा लगता है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। 28% लोगों ने कहा ऐसा नहीं। सर्वे का एक और अंतिम सवाल हमने लोगों से पूछा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को बढ़त से किस सियासी दल को नुकसान होगा? 22% लोगों ने कहा आरजेडी को नुकसान होगा, 24% लोगों ने कहा बीजेपी को नुकसान होगा, 19% लोग जेडीयू की बात कर रहे थे, 12% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे और 23% ऐसे लोग थे जो इस मसले पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। तमाम सारी बातों के बीच मेरे साथ विवेक कुमार मौजूद हैं। विवेक साहब, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप अशोक चौधरी पर लगाए गए। उनकी बेटी को जो टिकट मिला वो 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया, आपने चिराग पासवान पर आरोप लगा दिए, तमाम सारे ऐसे आरोप लगा दिए। देखिए, एक चीज तो मान लीजिए, इस देश में, इस देश की राजनीति में 2 बड़ी सच्चाई है और ये कटु सच्चाई भी है। एक तो जातिवाद, ये इस देश में कभी खत्म नहीं हो सकता, ये हर चुनाव में मुद्दा बनेगा और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके जरिए सत्ता में पहुंचेंगी। और दूसरी चीज है भ्रष्टाचार। आप देखिए, अन्ना आंदोलन को आपने देखा, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हुआ अन्ना आंदोलन, और जब उससे तमाम राजनेता निकले तो क्या हुआ? वो राजनेता भ्रष्टाचार के गंभीर अपराधों में जेल गए। अब चूंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो हम जेपी के आंदोलन की बात कर लेते हैं, लोहिया की विचारधारा की बात कर लेते हैं। जेपी के आंदोलन से निकले हुए जितने भी बड़े लोग, आज सारे बड़े लोग, चाहे वो रामविलास पासवान जी रहे हो, स्वर्गीय हैं लालू प्रसाद यादव रहे हो, जितने भी बड़े लोग हैं, सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। तो भ्रष्टाचार इस राजनीति की सच्चाई है। यह बात अलग है कि हर राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बात की जाती है। अभी हाल ही में देश के लोकसभा में एक विधेयक भी आ गया है कि साहब, अगर आपको भ्रष्टाचार पर कोई आरोप लगा हो तो फिर आपको 3 साल की सजा हो तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। अब सजाएं कैसे हो रही है, ये भी सबके सामने। विवेक जी, देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा मनोज जी कि नुकसान किसका होगा। मैं इसका सर्वे के अलावा एक कॉमन सेंस का आंसर दे देता हूं कि नुकसान उसका होगा, कोई भी बिहार की मां, क्या वो चाहेगी कि उनके बच्चों की बागडोर एक मर्डर एक्यूज के हाथ में हो? उनके बच्चों की बागडोर 9वीं फेल या 7वीं फेल के हाथ में हो? उनके बच्चों की बागडोर उनके हाथ में हो जिनके दोनों नहीं, पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है? तो नुकसान उस हर पार्टी का होगा जिसने बिहार को इस देश का सबसे गरीब राज्य बना दिया है। नुकसान उस हर पार्टी का होगा जिसने बिहार को पलायन में नंबर 1 बना दिया है। नुकसान उस हर पार्टी को होगा कहीं ना कहीं जिसने बिहार के बच्चों को मजबूर किया है कि 12 से 15 हजार रुपए के लिए बाहर जाकर अपना हड्डी गलाओ और गाली सुनो। नुकसान उस हर पार्टी का होगा जिसने पिछले 40 साल में हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, और इसीलिए पहली बार 40 साल में बिहार में कोई विकल्प निकल कर आया है।
नहीं तो बिहार में एक परिपाटी बनी हुई है मनोज जी कि लालू के डर से नीतीश को और नीतीश के डर से लालू को। विकल्प के अभाव में कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी इन दोनों पार्टी की बंधुआ मजदूर बन गई थी। पहली बार एक सशक्त विकल्प मिल रहा है बिहार की जनता को, और जाहिर सी बात है कि हम और आप अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि अगर मैं आपके यहाँ आया और आपने कभी अच्छी चाय अच्छा खाना खिलाया तो मैं बोलूंगा मनोज जी वो वाली बात नहीं है। तो बिहार ने जंगल राज को सिरे से हटा दिया। जंगल राज के बाद नीतीश जी को मौका मिला, नीतीश जी ने जब अच्छा काम किया तो उनको समर्थन मिला। लेकिन पिछले 15 साल से और खास करके पिछले 7-8 साल से जब नीतीश जी बिल्कुल ही अचेत अवस्था में है, बीमार है, और उनके बीमारी का फायदा ये 5-6 मंत्री जो हैं वो पूरा चोरी ही नहीं पूरा डकैती मचा रखा है बिहार में। तो बिहार की जनता को अब इससे बेहतर चाहिए और इससे बेहतर उनको मिले। 1.5 करोड़ लोगों ने मिलकर एक नया पार्टी बनाया है जनसुराज, तो जाहिर सी बात है उसको वो चुनेंगे। जहां तक आपने कहा कि सब लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं, तो जनसुराज बिल्कुल ये दावे से कह रहा है, इसको आप ऑन रिकॉर्ड लीजिए, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर 100 भ्रष्टाचारियों नेताओं की लिस्ट निकाली जाएगी और इनको ना सिर्फ इन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा बल्कि इनके परिवार और इनके पुस्त ने जो बिहार के बच्चों का और बिहार के परिवारों का पैसा लूटा है उनको वापस भी दिया जाएगा। तो जो 6 महत्वपूर्ण काम राज करने वाला है उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण काम यही है। इसीलिए सब डरे हुए हैं। और अभी विवेक जी, अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी बड़ी बातें इसी तरह जनसभाओं में कहीं, अपनी राजनीतिक सभाओं में की। ना वो शीला दीक्षित को जेल भेज पाए थे उस वक्त, ना वो सोनिया गांधी को जेल भेज पाए, ना किसी कांग्रेस की सरकार में जितने भी मंत्री थे उन्हें वो जेल भेज पाए, किसी को जेल नहीं भेज पाए। मनोज जी आपकी ये बात सही है कि समाज में अविश्वास है, बात से बिल्कुल मैं नकारूंगा नहीं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के भी पीता है। कहीं ना कहीं समाज में अविश्वास है कि उनको कहीं ना कहीं लोग आकर ठगे ही हैं। लेकिन जेपी ने प्रयास किया तो एक नई व्यवस्था बनी। इंदिरा गांधी की सरकार हटी, उस समय जो एक सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी, कहीं ना कहीं फासिस्ट सरकार थी, उसको हटाया गया। लेकिन जेपी के प्रयास के बाद वो बिहार आज भी फिर बिहार से वो प्रयास शुरू हुआ था संपूर्ण क्रांति का। विनोबा भावे ने यहाँ पर एक तरह से लैंड रिफॉर्म करने की बात कही थी, तो किसी ने प्रयास किया, इसका मतलब नहीं है कि वो प्रयास विफल रहा तो फिर से कोई आदमी प्रयास ना करे। गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को आजादी दिलाई। गांधी और बाबा साहब ने भारत को आजादी दिलाई कि भाई यहाँ पर बराबरी होगा, सबको बराबर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज इतनी गैर बराबरी है, बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कोई पुराना प्रयास अगर विफल रहा है, विवेक जी आप बीजेपी और जेडीयू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और रत्नेश कुमार जी ने तो आपके नेता का नाम ही पैसा किशोर रख दिया। देखिए मनोज जी ये बात कन्वीनियंट है, बिहार की जनता समझ रही है और आप भी समझ रहे हैं। अगर प्रशांत जी अगर कोई बिहार का ऐसा नेता है जिसका मजाल हो कि वो कह दे कि अपने 250 करोड़ लगाकर 50 करोड़ टैक्स देकर पार्टी चला रहा हूं, तो अभी के अभी हम लोग आप जो बोलेंगे मान लेंगे। दूसरी बात कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो भाई आपकी सरकार है, आपकी ईडी है, आपकी सीबीआई है, आप यहां पर आपके चैनल इंडिया न्यूज पर मनोज जी क्यों बता रहे हैं? ये भेज दे और गिरफ्तार कर ले जिनको भी जो गलत कर रहा है। बात तो सही है रत्नेश जी, बात तो सही है मनोज जी, गिरफ्तारी भी होगा और सारा उपाय भी होगा जितना उपाय ये चाह रहे हैं। लेकिन मैं 2 मिनट धैर्य से मित्र को सुन रहा था, वो भी मेरी बातें सुन ले। ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में ये लॉन्च हुए हैं बड़ी सुचिता के साथ। 2014 के चुनाव के बाद 2015 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी और उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बने थे प्रशांत किशोर जी। उसके बाद ओथ लेने के दूसरे दिन, सेकेंड डे, उनको एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया और अपॉइंट करके उनको क्या किया गया, स्टेट का विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने इनको जिम्मा दिया। और उसके लिए बिहार की सरकार ने, इनकी एक फर्म थी सिटीजन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, उसको 9.35 करोड़ रुपया उसको पे किया। प्रशांत किशोर जी क्या किए, इनको यहां पैसा वसूले और उसके बाद पंजाब का चुनाव लड़वाने चले गए अमरिंदर सिंह को। उसके बाद कहां चले गए, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 लड़के की जोड़ी करवाने चले गए। तो बिहार के लिए दर्द होता तब ना कुछ करते। अंत में 2 साल तक पूरे देश भर घूमते रहे 2017 तक,
जब तक बीजेपी का फिर से नीतीश जी इधर आए, ये घूमते रहे, एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं बनाए 9.35 करोड़ का। अगर उस समय बिहार का दर्द था तो उस समय क्यों नहीं कोई विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाने का काम किया? क्या किया उस समय बिहार के लिए? दूसरा, उस समय ये जनता दल यू के प्रदेश के उपाध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा था, ये क्या किए? पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव के अध्यक्ष के बैलेट बदलने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के घर पे एक दिन पहले चले गए और पूरा छात्रों ने इनको घेराव किया। पुलिस आई तो किसी तरह जान बचा के निकलने का काम किए। तो जो चुनाव में भ्रष्टाचार, पैसा वसूलने का काम और पूरे देश से पैसा उगाही करने का काम करता हो, आज बिहार के लिए उसको दर्द निकल रहा है। क्या किया? क्यों नहीं विजन डॉक्यूमेंट दिए? उसके लिए पहले माफी मांगे। क्यों 2 साल तक और 3 साल तक मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का एंजॉय किया? क्या किया उन्होंने? उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी है। एक लाइन बता दें कि उस समय इन्होंने बिहार के विकास के लिए कुछ इनका दर्द था, कुछ काम करके दिखा दिया हो? कुछ नहीं है। ये पूरे देश के एक अड़वन नक्सलाइट का एक संगठन है, जहां से पैसा वसूल के बिहार जब विकास कर रहा है, बिहार रफ्तार बना रहा है, तो उसको कैसे रोकें? बिहार की दलाली करके बिहार के संसाधनों को बेचे, उसका एडवांस लेके प्रशांत किशोर जी आए हैं। और इस देश की सारी कंपनियों से 2 साल से तो खुद कह रहे थे, कई न्यूज चैनलों में इन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं बिहार की जनता के बीच में घूम रहा हूं। तो ये साथ में 242 करोड़ रुपया भी आ गया। और हमारे मित्र कह रहे थे कि इनकम टैक्स दिए, इनकम टैक्स 242 करोड़ का 20 करोड़ रुपया होगा। मनोज जी, हम आप सब भी इनकम टैक्स स्टेटमेंट देते हैं, 40% का स्लैब है। 242 करोड़ का 40% होता है 90 करोड़ रुपीस, लगभग 100 करोड़ रुपया टैक्स हो जाता। उसको बचाने के लिए दे दिया है जनसुराज को 98 करोड़ रुपया। ये है भ्रष्टाचार। और इनको ईडी और इनकम टैक्स चाहिए, सब मिलेगा, सब मिलेगा, गिफ्ट में मिलेगा। रत्नेश जी ने कह दिया। मुझे लगता है समय का अभाव है, ये चर्चा, माफ कीजिए, समय का अभाव है। विवेक जी, चर्चा फिर से जारी रखेंगे, दोबारा कभी कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पुंछ में सेना